हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 जून और आज की इस वीडियो में हम 6 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो डेनमार्क की संसद है, इसके द्वारा यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाए जाने की जो योजना थी, इसे मंजूरी दे दी गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देखेंगे डेनमार्क की लोकेशन, ये है यूरोप महाद्वीप और कुछ यहाँ स्थित है डेनमार्क। इसे आप थोड़ा और जूम करके देख सकते हैं। तो आपको इस वाले एरिया को जूम करना है। इसे यदि आप थोड़ा जूम करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं डेनमार्क का ये वाला हिस्सा, जहाँ इसकी राजधानी स्थित है कोपेनहेगन, इसी कोपेनहेगन के पास ये एक तरह का कृत्रिम द्वीप होगा और ये ऐसा द्वीप होगा जहाँ लोग रह सकेंगे, मतलब कि यहाँ बसेंगे। लगभग 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था इस द्वीप पर, इस कृत्रिम द्वीप पर की जानी है। और ये जो कृत्रिम द्वीप होगा, इसका नाम क्या रखा गया है? लिटिल होम। एक विशाल द्वीप है और इसे जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, इससे कनेक्ट किया जाएगा। और कैसे कनेक्ट किया जाएगा? रिंग रोड टनल, मेट्रो लाइन, इन सभी के माध्यम से ये इस कृत्रिम द्वीप को डेनमार्क की मुख्य भूमि से जोड़ सकेगा। इसका आकार 2.6 वर्ग किलोमीटर का होगा। साथ ही इसका जो काम है, ये पूरे द्वीप के बनाने का काम, ये इस साल के अंत तक शुरू हो सकेगा और लोग यहाँ आकर के रहने लगेंगे। और इस द्वीप की एक और ख़ास बात है कि ये जो कृत्रिम द्वीप बनाया गया है, इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अब देखिए, ये तो है पानी के बीच में, तो पानी का कभी जब जल स्तर ये ऊपर होगा या तूफान या लहर जब पानी में आएंगी तो ये सुरक्षित रह सकेगा। इस व्यवस्था के साथ इस द्वीप का निर्माण किया गया है डेनमार्क में। तो यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल क्या है? ये है कोपेनहेगन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है। करेंसी है डेनिश क्रोन। अभी हमने डेनमार्क के ईस्ट साइड की लोकेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब यदि आप वेस्ट साइड देखेंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा है नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी सागर। ये भी करंट से ही रिलेटेड है। यदि आप लोगों को याद होगा तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो कि इस तरह से होगा, समुद्र के बीचों बीच होगा, ये भी एक तरह का कृत्रिम ऊर्जा द्वीप होगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? डेनमार्क के द्वारा। जहाँ नॉर्थ सी में जो हवाएं चलती हैं, समुद्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से ये जो पवन चक्कियाँ चलेंगी, जिससे एनर्जी उत्पन्न होगी और इस उत्पन्न हुई एनर्जी से, यानी कि विंड एनर्जी से, इसका जो सप्लाई है ये यूरोप के अन्य कंट्रीज़ में किया जा सकेगा। तो भारत का पहला ऊर्जा द्वीप ये इसी नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा बनाया जाना है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज किया गया था, यानी कि करप्शन इंडेक्स, इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये रहे थे टॉप पर, यानी कि यहाँ सबसे कम करप्शन होता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग, ये इसकी न्यू रैंकिंग है, 86 इसका स्थान है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो करप्शन इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। एडिशनल तौर पर आप एक और फैक्ट याद रख सकते हैं, ये शायद 10 या 15 दिन पहले की न्यूज़ है। हाल ही में जो उत्तराखंड है, भारत में उत्तराखंड में जिस जैविक बाजरे का उत्पादन होता है, इस जैविक बाजरे का पहली बार एक्सपोर्ट जो कि किया गया है डेनमार्क को ही। अब यहाँ देखिए, आप बाकी के ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कृत्रिम द्वीप ये बनाया जाएगा डेनमार्क में। चाइना क्या कर रहा है? तो हाल ही में चाइना ने ओरिजिनल सन से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक आर्टिफिशियल सन बना करके तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या है? ईस्ट। कल ही मैंने आप लोगों को बताया है। जापान के द्वारा दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन, इसका ट्रायल किया गया है। इसका नाम क्या है? अल्फा एक्स। इसकी स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन जब ये चलाई जाएगी तब इसे 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जाएगा। साउथ कोरिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ शोर विंड फार्म जो कि बनाएगा साउथ कोरिया, ये 2030 तक बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टेमिस समझौता जो कि हाल ही में खबरों में था, ये न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? तो आप सभी जानते हैं आर्टेमिस मिशन जो कि नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका ये चंद्र मिशन यानी कि मून मिशन है। इसी का ये समझौता है जिसके तहत नासा आने वाले साल में, मतलब कि 2024 तक, ये इस मिशन को चंद्रमा पर भेजने वाली है। और नासा ये बात को क्लियर कर चुकी है कि इस मिशन के तहत पहली बार ये किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को इस मिशन के तहत भेजेगी। और एक तो होगी महिला, इसमें जो दूसरे व्यक्ति होंगे ये होंगे पुरुष। और ये बात भी नासा क्लियर कर चुकी है कि पहली बार ये किसी अश्वेत पुरुष को
इस मिशन के तहत भेजेगी। और इसी के तहत मतलब कि इस मिशन के लिए इसमें समझौता कर लिया है न्यूजीलैंड ने इस आर्टेमिस मिशन के साथ समझौता करके इस पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है। और नासा ने इसी आर्टेमिस मिशन के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम है SLS, जिसे आप कह सकते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम। अब देखिए, कोई भी रॉकेट ये कितना शक्तिशाली है इसका अंदाज़ा केवल 2 ही बातों से लगाया जा सकता है। पहला तो ये है कि उस रॉकेट की स्पीड कितनी है, दूसरा ये है कि वह जो रॉकेट है ये अपने साथ कितना वजन साथ लेकर के ले जा सकता है अंतरिक्ष में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसकी स्पीड है 17,000 मील प्रति घंटे। और ये कितना वजन ले जा सकता है अंतरिक्ष में, तो ये 24 टन तक का वजन अपने साथ ले जा सकता है। और इसी का ट्रायल हो चुका है। तो आप याद रखेंगे आर्टेमिस मिशन जो कि रिलेटेड है नासा से। नासा ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आप ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। तो ये खोज अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र के नासिक में। आप लोगों ने पांडवलेनी गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसी गुफा में देखिए, ये जो गुफा थी पांडवलेनी गुफा, जिसे आप त्रिरश्मि गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो 1823 में जब अंग्रेजों का शासन था, इस समय कैप्टन जेम्स डेलामाइन के द्वारा इस गुफा को प्रलेखित किया गया था। और ये जो गुफा है ये ASI के द्वारा संरक्षित है और एक प्रसिद्ध पर्यटन का स्थल है। तो इसी के पास इन 3 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है और माना यह जा रहा है कि ये जो खोजी गई 3 बौद्ध गुफाएं हैं ये इस पांडवलेनी गुफा से भी प्राचीन हो सकती है। तो खोज कहाँ की गई है? नासिक में इसकी खोज की गई है, रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। अब देखिए, ऑप्शन में मैंने मतलब कि जितने भी ऑप्शन मैंने सेट किए हैं ये गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें बोध गया की, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। और बोध गया में ही हाल ही में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बौद्ध की प्रतिमा ये स्थापित की गई है, उद्घाटन ये किया ही जाना है। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे आप महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जानते हैं। हाल ही में जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर ये भी गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। हाल ही में सिद्धार्थनगर का जो बुद्धा चावल है, जिसे आप काला नमक चावल कहते हैं, इसका एक्सपोर्ट पहली बार किया गया है सिंगापुर को। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं। और आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है जो कि करंट से ही रिलेटेड है। अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट डेवलप की है जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो हाल ही में जो IIT हैदराबाद है इसके द्वारा ये ओरल टैबलेट विकसित की गई है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन B। अभी है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि फंगल अभी जो ब्लैक फंगस चल रहा है इसमें इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन इतना महंगा है, 20 से 30 हज़ार तक के एक इंजेक्शन लग रहे हैं। तो ऐसे में IIT हैदराबाद ने एक तरह की ओरल मेडिसिन डेवलप की है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली ओरली कोई दवाई खाते हैं, सेम उसी तरह से ये एक दवाई होगी जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। और वही फंगल इन्फेक्शन जो कि भारत में भी फैल रहा है कोरोना के उपचार के बाद, जिसे आप ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो IIT हैदराबाद ने तो इसे डेवलप किया ही है, साथ ही अब ये अपनी इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है कि भारत में यदि कोई भी कंपनी इस दवाई को विकसित करना चाहती है तो हमसे आए, हमारे पास आए और ये आइडिया हमसे ले जाए कि इसे बनाने का क्या क्या प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि ये अपने इस इनोवेशन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे आप बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, ये इस पर नहीं लगा रहा है। इसलिए नहीं लगा रहा है ताकि ये भी समझदार है, ये जानता है कि इस दवाई की भारत में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पूरा क्रेडिट खुद पर नहीं लेना चाहता है कि हमने बनाई है, बनाई तो है इसने, ये जानता है, लेकिन और लोग भी इस दवाई को विकसित कर सकें तो ये अपने जो आइडियाज़ हैं कि इसने किस प्रोसेस से इसे विकसित किया है ये अब शेयर करने के लिए तैयार हो चुका है। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो IIT दिल्ली हाल ही में इसने 1 घंटे के भीतर डेंगू का पता लगाने वाला एक डिवाइस भी डेवलप किया है। यदि हम बात करें IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास के द्वारा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर, यानी कि ऐसी व्हील चेयर है जिस पर बैठे बैठे इंसान खड़े हो सकता है, ये IIT मद्रास के द्वारा ही डेवलप की गई है। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, ये भी IIT मद्रास के रिसर्चर के द्वारा डेवलप किया गया था।
यदि हम बात करें IIT रोपड़ की जो कि स्थित है पंजाब में, इसने अभी हाल ही में एक डिटेक्टर है जिसका नाम है फेक बस्टर, ये डेवलप किया है। फेक बस्टर क्या है? तो आप लोगों ने सोशल साइट्स में अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी फेक न्यूज़ वायरल होती हैं। तो ये जो इसने विकसित किया है डिटेक्टर फेक बस्टर, इससे ये पता चल सकेगा कि ये जो गलत न्यूज़ है, ये अफवाह वाली न्यूज़ है, इसे फैलाना कहाँ से शुरू किया गया था, तो मेन जड़ को ये पकड़ सकेगा। इसे डेवलप IIT रोपड़ ने किया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप, जिसे आप कह सकते हैं, ये प्रकाशित की है? तो इकोरैप जो कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो वित्त वर्ष है 2021-22 का, इसमें भारत की GDP 7.9% की दर से ये बढ़ सकती है। और इस रिपोर्ट में पहले क्या भविष्यवाणी की गई थी कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये 10.4% रहेगी, लेकिन अब इसने इसकी ग्रोथ रेट को घटाते हुए प्रदर्शित किया है और ये कहा है कि 7.9% रह सकती है, क्योंकि कोरोना का जो लहर आई, दूसरी लहर आई, इस दूसरी लहर के प्रभाव में भारत बहुत प्रभावित हुआ, इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है और ये भविष्यवाणी की गई है SBI के द्वारा। यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक भी है। अगला है, हाल ही में जारी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से देश की हॉकी टीम ये टॉप पर रही है? मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेंस कैटेगरी की बात की जा रही है। तो इसमें जो रैंकिंग रिलीज़ की गई है, इसमें बेल्जियम की जो पुरुष टीम है हॉकी की, ये रही है टॉप पर। इसमें दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड और चौथे स्थान पर है भारत। तो ये तो हो गई मेंस कैटेगरी की बात। यदि हम वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो टॉप पर है नीदरलैंड, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। नीदरलैंड के बारे में तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम जान लेते हैं बेल्जियम के बारे में। हालांकि आसपास ही दोनों कंट्री हैं, यूरोप मैप में आप देख सकते हैं, ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड पोल्डर भूमि मैंने आप लोगों को बताई थी, ये नीदरलैंड से ही रिलेटेड है। अब यदि हम बात करें बेल्जियम की, तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? नाटो का। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और इसकी भी करेंसी है यूरो। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, यहाँ हॉकी की बात की ही जा रही है, तो FIH के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2023 में जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होना है, इसे होस्ट करेगा इंडिया। इंडिया के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कौन सा राज्य होस्ट करेगा यदि पूछा जाए तो ये है ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में और भुवनेश्वर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का करार किया है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये है क्या? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। और ये जो मिशन है, यह मिशन बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, मतलब कि जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, उन महिलाओं में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसी के लिए $200 मिलियन का जो ऋण समझौता है ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो इस कार्यक्रम के तहत भारत कुछ अच्छे कार्य करेगी इसमें विकास करने के लिए, और इसमें कुछ अच्छे कार्य करने के लिए $200 मिलियन खर्च करने जा रही है। तो अभी यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई और संचालन ये शुरू हुआ 1945 से। हेडक्वार्टर इसका स्थित है वॉशिंगटन DC में और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? डेविड मलपास। भारतीय मूल की जो अंशुला कांत है ये है इसकी CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगला है, हाल ही में किस मछली को लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो हाल ही में देखिए, जो ब्लू फिन महाशीर मछली थी जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी। इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय की कैटेगरी में। अच्छा, ये IUCN क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रकृति संरक्षण के लिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर इसका स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो इसी IUCN के द्वारा ये जो ब्लू फिन महाशीर मछली है जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों की कैटेगरी में थी, मतलब कि इन्हें खतरा था कि ये धीरे धीरे लुप्त हो सकती हैं, इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब इसे कंट्रोल कर लिया गया है और ये
इंडेंजर्ड की कैटेगरी से हट करके किस में आ गई है, लीस्ट कंसर्न में, यानी कि कम से कम चिंता करने की ज़रूरत है इन प्रजातियों को लेकर के। IUCN क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो लोनावला जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, लोनावला के वालवन हैचरी में लगभग 5 लाख महासेर ये पाले जाते हैं, जहां टाटा समूह ने इनके संरक्षण के लिए एक कृत्रिम झील भी बना रखी है और संरक्षण किया भी गया है, इसलिए इसे लीस्ट कंसर्न में शामिल कर दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को तो मनाया जाता है पर्यावरण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। हर बार की थीम होती है, इस बार की क्या थीम है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ये थी इस बार की थीम। 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया है। अगला है इंटरनेशनल एयरफोर्स के नए वाइस चीफ, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी ये तो हैं इसके उप वायु सेना प्रमुख। सेना प्रमुख यदि पूछा जाए तो ये तो हैं RKS भदौरिया ही। इंडियन एयरफोर्स की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई, इसलिए हम 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो एयर चीफ मार्शल हैं जो कि हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बाकी के 2 ऑप्शन की बात की जाए तो कुलदीप सिंह ये हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल ये भी हाल ही में, सॉरी यहाँ CID लिख दिया है मैंने, ये है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके ये महानिदेशक बनाए गए हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर इसाक हर्जोग था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।